हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। आज हमारा अध्याय है अध्याय 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां, जो श्री नागार्जुन द्वारा लिखा गया एक लेख है। इसमें नागार्जुन जी ने हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है कि जो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो कैसी लगती हैं और उनका हिमालय पर्वत से क्या संबंध है, और जो नदियां निकल कर हिमालय पर्वत से निकल कर जा रही हैं वो कहाँ मिलने की कोशिश कर रही हैं, कहाँ मिलेंगी जाके, उसके बारे में भी यहाँ पे नागार्जुन जी ने बताया है। तो बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ, अपने पाठ की तरफ। देखिएगा, हिमालय की बेटियां। ठीक है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ पर लेखक ने किसका वर्णन किया है? यहाँ पर लेखक ने नदियों का वर्णन किया है। कि लेखक बोलते हैं कि मैंने नदियों को अभी से दूर से देखा था। दूर से देखने पर नदियां कैसी लगती हैं? बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई सी लगती थी। ठीक है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला मतलब जो समझदार महिला होती है उसकी भांति, जो बड़ी हो जाती है ना महिलाएं, थोड़ी जो 40 50 के आसपास हो जाती हैं, 50 साल के आसपास हो जाती है, उनको संभ्रांत महिला बोलते हैं। तो वे कैसी प्रतीत होती थी? वो वैसी उस महिला के जैसी, मतलब शांत प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि उन नदियों के प्रति मेरे लिए आदर और श्रद्धा के भाव हैं, मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। मैं क्या करता था? मैं उन नदियों में नहाया करता था और मुझे कैसा लगता था? जैसे मैं अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी मौसी, अपनी मामी की गोद में मतलब बैठा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता था जब मैं उन नदियों में नहाया करता था। ठीक है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। परंतु जब क्या हुआ, जब मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ा और मैंने मैदानों की तरफ उन नदियों को देखा, मैदानों में चलते हुए, तो मेरे सामने उनका रूप कुछ अलग ही था। कैसा रूप था? मैं हैरान था। मैं उन नदियों के उस रूप को देखकर बहुत हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मतलब जो हिमालय पर्वत से जब एक धार के रूप में निकलती हैं गंगा, यमुना या सतलुज नदियां, तो वो कैसी लगती हैं? वो मतलब छोटी सी पतली सी धार उनकी लगती है, परंतु वो मैदानों में जाकर वो क्या होता है, वो पानी पूरा मैदानों में फैल जाता है और वो कैसी दिखाई देती है? विशालकाय बन जाती है, मतलब बहुत चौड़ी नदी बन जाती है। इनका उछलना और कूदना, आगे देखिएगा, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी है भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जब वो हिमालय पर्वत से जब नदियां निकलती हैं, जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, तो उनकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि वो ऊंचाई से नीचे आ रही होती है। तो ऐसी लगती है जैसे वो हंस रही हैं। ठीक है। वो उछल रही हैं, कूद रही हैं, खिलखिलाकर हंस रही हैं। तो वो जो उनकी भाव भंगिमा होती है, जो भाव होता है वो कैसा होता है? उनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में आकर उनका ये उल्लास, उनका ये भाव कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। यहाँ पे लेखक बोलता है कि जब नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो वो कैसी लगती हैं? जैसे वो खिलखिलाकर हंस रही हो, उछल रही हो, कूद रही हो। मतलब जब पानी पहाड़ों से टकरा कर नीचे आएगा तो वो ऐसा ही लगेगा कि मानो वो खिलखिलाकर हंस रही हो। ठीक है। उनका वो उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में आकर। उन नदियों का वो उल्लास, वो भाव भंगी मतलब वो जो उनका उछलना कूदना है, वो मैदानों में आकर कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि मुझे इतनी हैरानी किसको देखकर नहीं होती? किसी लड़की को देखकर भी नहीं होती, किसी कली को देखकर भी नहीं होती, जितनी हैरानी, जितनी उत्सुकता मुझे इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर होती है। इनका उछलना, कूदना, हंसना, मतलब यहाँ पर लेखक ने
नदियों की कल्पना की है। ठीक है, नदियों के जो जो उनके चलने की गति है, उनका जो बहाव है, उसकी यहाँ पर लेखक ने कल्पना की है कि मैं इतना हैरान उन नदियों को देखकर होता हूँ। ठीक है, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। ये नदियां कहाँ भागी जा रही हैं, मतलब इनकी गति इतनी तेज होती है कि जैसे ये कहीं पर दौड़, कहीं पर जा रही हैं, भागी हुई जा रही हैं। इनका लक्ष्य क्या है, ये भी लेखक जानना चाहते हैं। जिसने इन्हें बेचैन करके रखा हुआ है, जिसने मतलब जिस लक्ष्य ने इन्हें बेचैन करके रखा हुआ है, ये कहाँ जाने वाली है, कहाँ भागी जा रही हैं, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि इतने महान पिता, मतलब यहाँ पर हिमालय पर्वत को किस रूप में लिया गया है, नदियों के पिता के रूप में लिया गया है। ठीक है, उसका जो हिमालय पर्वत है, उसका जो विराट प्रेम है, मतलब बहुत ज्यादा जो प्रेम है उनका, अगर उनसे भी उनका हृदय तृप्त नहीं हो रहा है, मतलब तृप्त नहीं हो रहा है मतलब अतृप्त है, मतलब तृप्त नहीं हो रहा है मतलब कम पड़ रहा है। ठीक है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास, जिनकी प्यास मिटा सकेगा, कि वह कौन है जिसकी तरफ वो भागी जा रही हैं, जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। ठीक है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां हैं, इनका छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिक आदित्यकाएं, सरसब्ज उत्पत्काएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब जब ये छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियों से गुजरती हैं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियों से गुजरती हैं, बंधुर अधिकताएं मतलब जो छोटे बड़े पत्थर होते हैं उनमें से गुजरती हैं, अपनी लीलाएं करती हुई, तो ऐसा लगता है इनकी इनका लीला निकेतन ऐसा ही होता है। मतलब वहां पर उनकी लीलाएं, उनका चलना, उनकी गति, उनके पानी की गति कैसी होती है, यहाँ पर लेखक ने बताया है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बीती बातें याद करने का मौका कैसे मिल जाता होगा, शायद मतलब अपने पिता के बारे में सोच रही होंगी। इसका मतलब यह है, लेखक के कहने का मतलब यह है कि जब ये चीड़, देवदार, मतलब जब ये जंगल में पेड़ों में से गुजरती हैं, तो ये थोड़ी सी शांत हो जाती हैं। कैसे शांत हो जाती हैं, तब इन्हें सोचने का मौका मिलता है कि हम कहाँ से आई हैं, मतलब अपने पिता को छोड़कर ये आई है, इनको इतना सोचने का मौका मिल जाता है, मतलब ये वहां पर आकर शांत हो जाती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जाने, यह कोई नहीं जानता कि जो बूढ़ा हिमालय है वो बेचारा अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान, सिर धुनता होगा मतलब कितना परेशान होता होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब इन बेटियों के ऐसे निकल जाने के बाद, मतलब इन नदियों के ऐसे बह जाने के बाद, मतलब अब हिमालय पर्वत के पास कुछ भी नहीं बचा, वह अकेला मोन खड़ा है। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, जो ये नदियां हैं, नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही, मतलब अगर हम इन नदियों के बारे में बात करते हैं तो और भी नदियों की बात यहाँ पर आती है। कौन कौन सी नदियां हैं, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब उनका भी हमारे मतलब ध्यान में उनकी भी बातें आने लगती हैं। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है वो वास्तव में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठी
हो रखी हैं, होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। मतलब ये सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में कुछ नहीं है, ये क्या है, ये उस दयालु हिमालय पर्वत के जो बर्फ पिघलती है, वो बर्फ के पिघलने से जो इनमें पानी आता है, मतलब वही पानी इकट्ठा होकर फिर दो महानदियों के रूप में समुद्र में जाकर प्रवाहित, समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाता है, समुद्र की ओर बह जाता है। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत पर बर्फ पिघलती है, उसी का पानी इन नदियों में आता है और वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब यहाँ पर समुद्र की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर समुद्र की तुलना उन नदियों के पति के रूप में की गई है, और हिमालय पर्वत की तुलना किससे किससे की गई है, उनके पिता के रूप में की गई है, और समुद्र के ससुर के रूप में हिमालय पर्वत की यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, ठीक है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती थी। कैसे खेला करती थी, जैसे कि माँ बाप की गोदी में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न लगे। मतलब जो लड़कियां होती हैं जब वो अपने पिता के घर पर होती हैं तो वो कैसी होती हैं, वो बेफिक्र, मतलब कहीं भी आना जाना, बिना किसी चिंता के, बिना किसी रोक टोक के इधर उधर खेलना होता है उनका। वैसे ही आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, पहाड़ी आदमियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप, उन नदियों का वह रूप, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उन पहाड़ी लोगों के लिए उन नदियों का इस तरह से बहना आकर्षक न लगे, उनको आकर्षक न लगे, परंतु मेरे लिए यह बहुत ही लुभावना, बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ है। उन हिमालय को ससुर कहने का और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे जरा सी भी झिझक नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी, वेत्रवती नदी कौन सी है, बेतवा नदी। ठीक है, कालिदास कौन है, कालिदास संस्कृत के महान कवि रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक मेघदूत नामक नाटक लिखा था, जिसमें विरही यक्ष क्या कहता है मेघदूत से कि वो वेत्रवती नदी को अपना प्रेम का प्रतिदान देते जाए, मतलब अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाए, मतलब वो बारिश करता हुआ जाए। तुम्हारी है प्रेयसी तुम्हें पाकर, तुम्हारी है प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मतलब तुम्हारी प्रेयसी, यहाँ पर प्रेयसी कौन है, वो बेतवा नदी उस मेघदूत की प्रेयसी है, वो तुम्हें पाकर अवश्य ही खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। मतलब लेखक ने भी जो संस्कृत के महान कवि कालिदास का जो नाटक है मेघदूत, उसको भी पढ़ा होगा। तो जब इन नदियों को लेखक ने देखा तो उसके ध्यान में अचानक से ये बात आ गई कि, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, कि उस महान कवि कालिदास को भी नदियों की जो चंचल रूप, जो सचेतन रूप है, वो बहुत पसंद था। ठीक है, सचेतन का मतलब होता है किसी को सजीव करके बात करना। जैसे अब नदियों को किस रूप में बात की गई है, उसकी हिमालय पर्वत की बेटियों के रूप में बात की गई है नदियों की। ठीक है, तो यहाँ पे कालिदास भी मेघदूत की किस तरह से बात कर रहा है, एक सचेतन के रूप में बात कर रहा है, मतलब उसका रूपक बनाकर बात कर रहा है। ठीक है, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जो भी क्या करेगा, जब नदियों को एक तो पहाड़ी घाटियों में देखेगा और उसके बाद वो अगर समतल आंगनों में देखेगा, समतल मैदानों में उनके अलग अलग रूप देखेगा, तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है,
मतलब यहाँ पर कहा गया है अगर हम इनको बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा आगे चलने पर अगर हम इसको प्रेयसी के रूप में लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। ममता का एक और भी धागा होता है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, जो बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर इन नदियों को बहन का स्थान भी दे सकते हैं, प्रेयसी का स्थान भी दे सकते हैं, बेटियों का स्थान भी दे सकते हैं। ठीक है, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, थोलिंग कहाँ है, तिब्बत में है। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। जब लेखक कहाँ थे, थोलिंग में थे, तिब्बत में। तो वहां पर क्या हुआ, लेखक का मन उचट गया, तबीयत ढीली थी। मतलब उचट गया मतलब परेशान हो रखा था लेखक का मन, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक ने क्या किया, वो सतलज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में क्या होता है, उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। क्या असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, कि जब लेखक ने अपने पैर पानी में डाले तो उसका तन, लेखक का तन और मन क्या हो गया, एकदम से ताजा हो गया। सारी परेशानी खत्म हो गई, जो तबीयत ढीली ढाली थी वो भी ठीक हो गई। तो अब लेखक क्या करने लगे, गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। मतलब यहाँ पर कवि ने ये पंक्तियां गुनगुनाई। क्या पंक्तियां हैं, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, यहाँ पर सतलुज नदी की जय बोलते हुए लेखक बोल रहे हैं। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला अचरज है, तुम्हारी लीला अलग ही है। ठीक है, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जो मेरा मन उचटा हुआ था, जो मेरा मन परेशान था, अब वो क्या हो गया, मुदित हो गया, मतलब प्रसन्न हो गया। और मन हटा खुमारी, और जो खुमारी चढ़ी हुई थी, जो मेरी तबीयत ढीली ढाली थी, अब वो भी ठीक हो गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, मतलब इस बात के लिए मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी हो और जो हिमालय है वो तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जब तुम यहाँ से निकल कर जाती हो, हिमालय पर्वत से निकल कर मैदानों की तरफ जाती हो और फिर समुद्र में जाकर मिल जाती हो, तो ये जो हिमालय है वो चुपचाप खड़ा तुम्हारी चिंता करता रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इस प्रकृति के, इस नटी मतलब जो नाटक करने वाले होते हैं, जो एक तरह से ड्रामा करने वाले होते हैं, उनको उनमें नटी और नट होते हैं। तो चित्रित पट पर, इस रास्ते पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो मतलब जो हिमालय की छाप है वो अनुपम है, अद्भुत है, बहुत सुंदर लगती है। मतलब जो हिमालय खड़ा है वो बहुत ही अद्भुत लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन, सतलज नदी तुम्हारी हमेशा ही जय हो। ठीक है, आपको समझ में आया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य, तो प्लीज जरूर देखिएगा। इस वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।